नमस्कार साथियों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास में हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर कोड 12 एनवायरमेंटल एजुकेशन उसकी थर्ड यूनिट का टॉपिक है वायु प्रदूषण। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने वायु प्रदूषण का अर्थ, परिभाषा और विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषकों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव और उसको रोकने के उपाय और विभिन्न कानून आदि का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं वायु प्रदूषण के कारण। यद्यपि वायु प्रदूषण अनेक तत्वों के कारण उत्पन्न होता है और इन सभी तत्वों को, स्रोतों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बिंदु है वाहनों के द्वारा वायु प्रदूषण। वर्तमान में आज हर घर की अगर हम बात करते हैं तो हर घर के अंदर जितने सदस्य हैं उनके पास में, सबके पास में गाड़ी है और इतनी अधिक गाड़ियां हम अनुमान लगा सकते हैं संपूर्ण देश के अंदर कितने वाहन होंगे। वाहनों से निकला धुआं जो विकसित देशों में वायु प्रदूषण से अधिक सहायक होता है। इन वाहनों में धुआं निकलता है, उसमें विविध प्रकार की जहरीली गैसें होती हैं जो वायुमंडल को दूषित कर वायु की गुणवत्ता को समाप्त कर देती है। ऐसे खतरनाक प्रदूषक शीशा, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि आदि होते हैं। भारत में हम बात करें यहाँ तो हमारे जो बड़े बड़े नगर हैं, दिल्ली है, कानपुर है, कोलकाता है, मुंबई है, अहमदाबाद है आदि ऐसी संकट में स्थिति में है। वायुयान से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड, तेल उद्योग से निकलने वाला हाइड्रोकार्बन, कार से निकलने वाली मोनोऑक्साइड, रेल इंजन से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि विषैली गैसें निकलती और ये सारी गैसें वायु में मिश्रित होने पर मानव शरीर पर अनेक प्रकार के कुप्रभाव डालती हैं। और ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र अभी भी लगभग सुरक्षित हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में व्याप्त जो वायु प्रदूषण है उसका लगभग 60% हिस्सा मोटर वाहन से प्रदूषित होता है। यानी मुख्य जो वायु प्रदूषण का कारक है वो वाहनों से निकला हुआ धुआं है। एक कार लगभग 1100 व्यक्तियों के श्वसन के बराबर ऑक्सीजन की खपत 1 मिनट में करती है। वाहनों द्वारा प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं। अपूर्ण दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, उसका निकास होता है और उसका मुख्य कारण है क्या? ईंधन एवं हवा का सही अनुपात नहीं होना, स्पार्क का टाइमिंग सही नहीं होना, ईंधन में मिलावट, वाहन पर बोझ निर्धारित क्षमता से अधिक होना। हम देखते हैं ओवरलोड ट्रक चलते हैं तो जो उसकी लिमिट होती है उस लिमिट से अगर ज़्यादा किसी पर अपन वज़न लाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इंजन पर ज़्यादा ताकत पड़ेगी और ज़्यादा ताकत पड़ेगी तो उसको ज़्यादा ऑयल चाहिए, ज़्यादा डीजल चाहिए, ज़्यादा पेट्रोल चाहिए, ज़्यादा ईंधन चाहिए, उसकी खपत ज़्यादा होगी तो प्रदूषण ज़्यादा होगा।
और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन उच्च ताप के कारण होता है। इस प्रकार हम मुख्य रूप से देखते हैं तो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारक है वो वाहनों से निकला हुआ धुआं है। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा, औद्योगिक प्रदूषण। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले देश के तमाम बड़े बड़े देशों का मध्यम स्तर के उद्योगों की पहचान की, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की 78 इकाइयाँ सम्मिलित हैं। यह उद्योग मुख्यतः रासायनिक उत्पाद, इस्पात, खाद्य कारखाना, चीनी, पेट्रो रसायन आदि होते हैं, जिसमें इस्पात उद्योग से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल के कण, सीमेंट उद्योग से कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के कण वायु में प्रवेश करते हैं, वायुमंडल को खराब करते हैं। और इनसे निकला हुआ जो कल कारखानों से निकला हुआ धुआं है, चिमनियों से निकलने वाली जो विषैली गैसें हैं, वह वायु को प्रदूषित करती है। दूसरा, कृषि क्रियाएं, यानी कृषि की फसलों को हम अधिक पैदावार के लिए प्रतिदिन हानि पहुंचाते हैं। अनेक हानिकारक जीव नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन अब जीव नाशी रसायनों का आविष्कार होने से फसलों को तो हम बचा लेते हैं, लेकिन उनके छिड़काव के कारण कुछ रसायन मृदा को भी खराब करते हैं और उसका कुछ अंश वायु में मिलकर वायु प्रदूषण में भी वृद्धि करता है। अनेक स्थानों पर इन रसायनों का छिड़काव हेलीकॉप्टर से किया जाता है और ऐसा छिड़काव वायु में रसायनों में वृद्धि करता है। चाहे हम कोई भी फसल तैयार करते हैं, लेकिन उस फसल के अंदर हम फसल अच्छी उत्पादित हो उसके लिए हम उसमें रसायन डालते हैं और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव वायु प्रदूषण पर भी होता है और मृदा भी उससे प्रदूषित होती है। हालांकि फसल हम उससे अधिक मात्रा में उपज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अगला है घरेलू प्रदूषण। अब देखो, हम यहाँ हम भारत की अगर बात करते हैं तो भारत जैसे देशों में आज भी भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा का 90% भाग गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों से होता है, अर्थात जो हमारे पारंपरिक ईंधन है उनसे प्राप्त होता है, जैसे कोयला है, लकड़ी है, गोबर के उपले, कृषि का कचरा, डंठल वगैरह होते हैं, नहीं होते। तो हम लोग गाँव में तो लगभग सब करते ही हैं। हालांकि आज गैस का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम हमारे लिए नहीं हो तो हम जो मवेशियाँ पालते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हम चूल्हे का उपयोग करते हैं और उसमें ये सभी काम में आते हैं। और इनके जलाने से उत्पन्न धुआं वायु को प्रदूषित करता है। एक अनुमान के अनुसार कलकत्ता में प्रतिदिन औसतन 1200 टन कोयला घरेलू चूल्हों में जलाया जाता है। अब उसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना प्रदूषण हम कर रहे हैं। अगला है व्यक्तिगत आदतें, यानी वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत लोगों की व्यक्तिगत आदतें होती हैं। सार्वजनिक स्थल पर हम धूम्रपान करने से बचते नहीं हैं, और धूम्रपान से क्या होता है, वायु में धुआं बढ़ता है, वायु प्रदूषित होती है। इसी प्रकार घर का कूड़ा कचरा है, बाहर फेंकने से भी वायु के कुछ कण प्रवेश कर उससे प्रदूषित करते हैं। इसी तरीके से प्राकृतिक स्रोतों से वायु प्रदूषण, यानी प्राकृतिक स्रोतों में हम देखें तो ज्वालामुखी विस्फोट है, उल्कापात है, सूक्ष्म जीव हैं, ये वायु प्रदूषण करने का काम करते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके आसपास के कई किलोमीटर बड़ा स्थान होता है, वो प्रदूषित होता है। उसे निकलने वाली जो राख होती है, गैसें होती हैं, वो वायुमंडल में मिलती है और वायु प्रदूषित होती है। अगला है नाभिकीय विस्फोट और नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग भी दो रूपों में किया जाता है। नाभिकीय अस्त्रों में है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में होता है। तो बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी रेडिएशन वातावरण में मिलकर के रेडियोधर्मिता में वृद्धि करते हैं और उसके लीकेज से बड़ी मात्रा में विनाश होता है।
अमेरिका रूस जैसे विगत घटनाओं में हम देखते हैं दुनिया की आंखें खोल दी है इन्होंने। अकेले अमेरिका के पास में 240 मिलियन लीटर नाभिकीय राख जमा है, जिसे ठिकाने लगाना बहुत बड़ी समस्या है। रेडियोधर्मिता की वातावरण में वृद्धि के कारण भी दीर्घकालिक प्रभाव होता है। जैसे प्लेटोनियम की धातु 24,000 वर्ष होती है उसकी उम्र, तो मनुष्य के स्वास्थ्य एवं गुणसूत्र प्रभावित होते हैं और तो कई पीढ़ियों तक आनुवंशिक रोग और विकृतियाँ भी उसमें पैदा हो जाती है। आगे हम बात करते हैं वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव। अब वायु प्रदूषण से मनुष्य ही नहीं अपितु संपूर्ण जो जीव जगत है वो प्रभावित होता है। तो इस प्रभाव को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण का जो प्रभाव क्षेत्र व्यापक है। वायुमंडल में मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, जलवायु आदि सभी परिस्थिति की जो घटक है उनसे प्रभावित होती है। तो सबसे पहला है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी वायु प्रदूषण जीवधारियों पर ही प्रभाव अत्यधिक नहीं डालता, अपितु मानव बल्कि जंतु, पेड़ पौधे इनसे प्रभावित होते ही हैं। वायु प्रदूषण में मानव के श्वसन तंत्र संबंधित रोग, गले की बीमारियां, दमा, हृदय रोग आदि अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वाहनों से निकले हुए धुएं से और उसमें जो उपस्थित शीशा रहता है वो शरीर में पहुंचकर ऊतकों को क्षति पहुंचाता है। हमारी जो भोजन की नली है उसमें नुकसान पहुंचाता है। मस्तिष्क में विकार उत्पन्न होते हैं, हड्डियों का गलना शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि कैंसर का कारण भी बन जाता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसकी अधिकता से कैंसर होता है, हृदय रोग, मधुमेह आदि का कारण माना जाता है। और इसके अलावा सिर चकराना है, आँखों का दुखना है, खांसी जुकाम है आदि भी वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह कहती है कि जन्म पूर्व की परिस्थितियों पर प्रदूषण का व्यापक असर पड़ता है। 5 साल से कम आयु के 20% बच्चों की मृत्यु का कारण उसके इस दुनिया में आने से पहले जच्चा पर पड़ने वाला प्रदूषण का प्रभाव है। और यह सर्वेक्षण यह कहता है कि 5 साल के बच्चे अपने शारीरिक वजन के हिसाब से वयस्कों के तुलना में प्रति यूनिट ज़्यादा पानी पीते हैं और ज़्यादा खाना खाते हैं और ज़्यादा श्वास लेते हैं, तो निश्चित तौर पर वह प्रदूषण भी ज़्यादा ग्रहण करते हैं। रही बात 5 साल से लेकर के 18 वर्ष तक के बीच के आयु वर्ग के बच्चों की, तो उन खतरनाक रसायनों से समेत अनेक प्रदूषित चीज़ें खाने से आहत होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। और इसका कारण घरेलू गतिविधियों में ज़्यादा भाग लेना, साथ में घर के बाहर कार्यों के लिए ज़्यादा समय व्यतीत करना है। विश्व की बात करते हैं तो विश्व के आधे से ज़्यादा घरों में लकड़ी, कंडे, घास फूस का इस्तेमाल अधिक ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें निकलती हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 1 अरब लोग, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं, ऐसे घरेलू प्रदूषण से रोजाना रूबरू होते हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 80% घरों में अभी भी लकड़ी, कंडे, घास फूस आदि का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसमें मुख्यतः महिलाओं की भूमिका होती है। और ये महिलाएं और बच्चे स्वास्थ्य के गंभीर संक्रमण का शिकार होते हैं, जिससे फेफड़ों में कैंसर, मृत शिशुओं को जन्म, शिशु के कम वजन संबंधी समस्या, हृदय रोग संबंधी समस्या, दमा, श्वास की गंभीर बीमारियां, ये मुख्य रूप से होती है। तो इस तरीके से मानव के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का बहुत ही बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं जीव जंतुओं पर प्रभाव।
प्रकृति में रहने वाले अन्य जीव जंतु वायु प्रदूषण से काफ़ी अधिक प्रभावित होते हैं। धुएं के कारण पराबैंगनी किरणों की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। घास पर विभिन्न प्रकार के क्लोराइड यौगिकों के गिरने से वह पशुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और उनकी हड्डियां और दांतों में फ्लोरोसिस हो जाता है। अनेक कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी आदि पर वायु प्रदूषण का सीधा सीधा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। मधुमक्खी है, शलभ है, कीट पक्षी है, स्तनपोषी आदि विशेष प्रकार के जो जीव होते हैं वो औद्योगिक वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। उनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र भी वायु प्रदूषण से प्रभावित होता है। खाना खाने वाला चारा खाने वाले जो पशु हैं उसमें विभिन्न यौगिकों के द्वारा हड्डियों और दांतों में फ्लोरोसिस हो जाने से लंगड़ापन आ जाता है। इसी तरीके से वनस्पतियों पर प्रभाव, यानी प्रदूषित पदार्थ पौधों की पत्तियों के पर्ण रंध्रों को अवरुद्ध करते ही है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी हो जाती है और प्रदूषित वायु को द्वारा प्रदूषित पदार्थ वर्षा के जल में घुल करके धरती पर आ जाते हैं और जिसे पेड़ पौधे जड़ द्वारा ग्रहण करते हैं और ये विषाक्त पदार्थ पौधों की वृद्धि और विकास में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। पेड़ पौधे जहाँ एक और वायु को शुद्ध करते हैं तो वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषक अधिक बढ़ जाने के कारण स्वयं भी इससे प्रभावित होते हैं। प्रदूषण से सूर्य के प्रकाश में कमी आ जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण से फल, सब्जियां, फूल ये सभी प्रभावित होते हैं और इनको हम खाते तो हम प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा रोड सड़क किनारे पेड़ पौधे होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? ताकि सड़क पर गुजरने वाले जितने भी वाहन हैं उनसे निकला हुआ जो धुआं है उसको वो अवशोषित कर सके। तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, सड़क किनारे जितने भी पौधे लगे होते हैं वो लगाने के कुछ समय बाद में बिल्कुल काले हो जाते हैं, यानी कितना जो धुआं निकलता है वो सारा अवशोषित करते हैं और वो सारा धुआं उन पेड़ों की पत्तियों पर जमा हो जाता है। हम पास से गुजरे हैं, उसके हाथ टच करके देखते हैं तो हमारा हाथ काला हो जाएगा। तो हम देख लीजिए इतना पोल्यूशन हमारे शरीर में जाता है, पेड़ पौधों में जाता है, कितना विपरीत प्रभाव उसका पड़ता है। अगला है वायुमंडल पर प्रभाव। वायु प्रदूषण द्वारा वायुमंडल में आज अनेक खतरे पैदा हुए हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती जा रही है और उसके फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसी प्रकार वायु प्रदूषण में ओजोन परत की मोटाई में कमी आई है, जो मानव जाति व जीवधारियों के लिए बहुत हानिकारक है। वायु प्रदूषण का प्रभाव जीव जगत के लिए अतिरिक्त धातुओं, कागज, कपड़ा, संगमरमर आदि पर भी पड़ता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है ताजमहल का। तो ताजमहल पर विभिन्न जो कल कारखाने हैं उनसे निकली हुई गैसों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और उसका कारण है संगमरमर निर्मित जो ताजमहल है वह अब प्रदूषित होने लगा है, यानी उसका जो रंग है वो फीका पड़ने लगा है। मौसम पर प्रभाव, बादल, ताप, वर्षा पर प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तापमान का कम होना, अधिक होना, ये सभी प्रदूषकों द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा हम इसमें बात करें दृश्यता पर प्रभाव होता है। वायुमंडल में जो प्रदूषित करने वाले जो प्रदूषक हैं उनकी उपस्थिति प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित कर देती है और जिससे दृश्यता कम हो जाती है।
हरित गृह प्रभाव की हमने बात करी है, अम्लीय वर्षा पर प्रभाव होता है, ओजोन गेट परत का विघटन की हमने बात की है। तो इस तरीके से वायु प्रदूषण का संपूर्ण जीव जगत पर, मानव ही नहीं, जितने भी जीवधारी हैं, सजीव प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सब पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हमें करने चाहिए। वायु प्रदूषण को रोकने एवं उसके प्रभाव को कम करने के लिए अनेक शोध कार्य चल रहे हैं। अनेक यांत्रिक विधियों का भी विकास हुआ है, जिसमें निस्सादन, घोल द्वारा, छान करके, अधिशोषण के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जाता है। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाना, वाहनों के धुएं को शुद्धिकरण कर बाहर फेंकने के यंत्रों द्वारा वायु प्रदूषण पर कुछ सीमित नियंत्रण किया जा सकता है। कई गैसें, इनके हानिकारक तत्वों को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, किंतु वायु प्रदूषण तो वर्तमान युग की सर्वाधिक ज्वलंत समस्या है और इसके लिए हमें सामूहिक प्रयत्न करने की आवश्यकता भी है। मैं चाहूँ कि मैं अकेला करके मैं वायु प्रदूषण को रोकने से बचा सकता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं। उसके लिए आपको भी हम सबको मिल करके वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय करने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम उपाय की। वो है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को सार्थक बनाना चाहिए। जन सामान्य में परिवार नियोजन की चेतना जागृत करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल रहेगा तो निश्चित रूप से हम वायु प्रदूषण को कम कर पाएंगे। दूसरा, समाज में वृक्षारोपण कार्यक्रम को जन आंदोलन के रूप में संचालित किया जाना चाहिए। एक आंदोलन के रूप में हम वृक्षारोपण करें तो जितनी ज़्यादा अधिक मात्रा वृक्षों की होगी वायुमंडल में, उतना ही प्रदूषण कम होगा, उसको रोकने में हमें सहायता मिल पाएगी। अगला, वन एवं वन्य जीव संरक्षण कानूनों को कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। अगर इन वनस्पतियों को, वन्य जीवों को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसके प्रति कठोर कानूनी कार्रवाई हो। ऐसा अगर सख्ती से होता है तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, चीन आदि को स्वयं परमाणु आयुध समाप्त करके छोटे राष्ट्रों को परमाणु अप्रसार संधि के पालन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उद्योगों की चिमनियों पर से निकलने वाले धुएं को परिष्कृत करने वाले यंत्रों से शुद्ध किया जाना चाहिए। दुनिया भर का चिमनियों से धुआं निकलता है और उससे वायु प्रदूषित होती है। उद्योगों में कम प्रदूषणकारी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति के विनाश को रोका जाना चाहिए एवं हरित जो पेटियां हैं उनका विकास उद्योगों एवं नगरों के निकट किया जाना चाहिए। पुराने वाहनों की रोक, वाहनों की नियमित जांच, निश्चित गति से वाहन को चलाना, इनको अपना करके भी हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जैसे अभी दिल्ली के अंदर हो रखा है 20 साल पुराने जो वाहन हैं वो हम नहीं चला सकते। वाहनों की नियमित जांच हमें कर लेनी चाहिए और निश्चित गति से वाहन को चलाना भी वायु प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। एक एवरेज होता है, भी हम मोटर वाहन कोई भी चला रहे हैं और उसकी लिमिट रहती है। बाइक के अगर हम चला रहे हैं तो बाइक 50-60 से ऊपर हम नहीं चलाएं, उससे एवरेज भी अच्छा रहेगा, इंजन भी बढ़िया रहेगा और वायु प्रदूषित होने से बचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा स्टार्ट किए ना और 80 पर गाड़ी चलती है सीधी,
फोर व्हीलर में हम जा रहे हैं तो 120 से ऊपर गाड़ी चलती है, उससे क्या होगा, खुद को भी क्षति होने की संभावना रहेगी, एवरेज प्रभावित होगा, इंजन प्रभावित होगा, और अपने ईंधन चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल उसकी खपत भी ज़्यादा होगी। तो उससे भी हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। अगला, कोयले के इंजन, जो रेल के इंजन हैं, उसके स्थान पर विद्युत इंजनों का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और उससे वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है। नगर पालिका में जो वाहित मल होता है, औद्योगिक संस्थाओं में जो कचरा होता है इकट्ठा, उसको अपचन संयंत्र लगाए जाने चाहिए, खुले में उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरीके से औद्योगिक संस्थान उनकी स्थापना नदियों से दूर और ग्रामीण अंचल की ओर की जानी चाहिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा है, बायोमास संयंत्र है, इन सभी को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। गैस के ईंधन, गैस इंजन से चलने वाले इंजनों का तेज़ी से उत्पादन करें। डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की संख्या कम की जानी चाहिए। प्राकृतिक एवं सादगीपूर्ण जीवन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वाहनों के प्रदूषण के बारे में राज्य सरकार से संबंधित विभागों को वाहनों की नियमित चेकिंग करनी चाहिए। जनसाधन को प्रदूषण के बारे में ही सही जो हो रही अनभिज्ञता है उसको दूर करके प्रदूषण से होने वाली हानियों से अवगत कराया जाना चाहिए। यानी ये सब प्रयोग करके हम वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण और उससे संबंधित कुछ कानून। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अथवा नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने कानून बना रखे हैं। उसमें से एक कानून है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। देश में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु लोकसभा द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित किया गया। प्रदूषण निवारण और नियंत्रण मंडल को इस अधिनियम के अंतर्गत वायु प्रदूषण निवारण के लिए, उसके नियंत्रण के लिए क्रियान्वयन हेतु अधिकार दिए गए। अब विभिन्न राज्य सरकारों ने इस नियम के आधार पर अपने अपने राज्यों के लिए नियम बनाकर प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई की। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पिछले बनाए गए नियमों का पालन पूर्ण रूप से नहीं होने, अनेक कठोर प्रतिबंध होने, दंड की व्यवस्था होने, इसके साथ ही प्रदूषणकर्ता उद्योग आदि नियमित चेतावनियों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण नहीं करता है, उसे व संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जिसमें जल है, विद्युत है और सप्लाई का बंद करना भी सम्मिलित होता है। प्रदूषणकर्ता को प्रसारित जो नियम है उसकी अवहेलना करने पर भारी आर्थिक दंड और सजा का प्रावधान है। 1 लाख रुपए और 5 साल की जेल अथवा दोनों भी हो सकती। और नियम में यह भी प्रावधान है कि यदि इस सज़ा के बाद प्रदूषण जारी रहता है तो प्रदूषणकर्ता को 5,000 रुपये प्रतिदिन का आर्थिक दंड दिया जा सकता है और कैद की सीमा 7 साल तक भी हो सकती है। इस दंड हेतु उद्योग का जो मालिक है उसको ही दोषी नहीं माना, बल्कि वहाँ का मैनेजर भी, वहाँ का जो नियंत्रक है, जो उद्योग की देखभाल करता है, वो इसी श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार से आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने हमारी ऑनलाइन क्लास में वायु प्रदूषण किन किन कारकों से होता है, उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए और उसके दुष्प्रभाव हमारे मानव जीवन पर, जीव जंतुओं पर, वनस्पतियों पर
किस प्रकार से पढ़ते हैं और उससे संबंधित भारत सरकार के जो कानून हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आशा आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।